हेलो एवरीवन, वेलकम टू IAT क्रैश कोर्स। और अब हम सॉल्व करेंगे अपना IAT मॉक टेस्ट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम पहला अपना क्वेश्चन देखते हैं। और पहला हमारा क्वेश्चन है कि इन द मिडल ऑफ ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल ओव्यूलेशन इज ट्रिगर्ड बाय अ सडन सर्ज इन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. This LH peak is the direct result of which hormone switching from exerting negative feedback to the positive feedback. So क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इसके लिए हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में थोड़ी सी डिटेल पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल we all know that menstrual cycle ये किन में होता है? इट अकर्स इन प्राइमेट्स। क्लास मेमेलिया के जो ऑर्डर प्राइमेटा के एनिमल्स है जिसके अंदर आते हैं ह्यूमंस, एप्स एंड मंकीज, तो उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जिसके अंदर एंडोमेट्रियल लाइनिंग शेड हो जाती है और देयर विल बी ब्लीडिंग फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अब इसमें दो साइकिल्स एक साथ चलते हैं। एक साइकिल चलता है ह्यूमन के यूट्रस के अंदर और दूसरा साइकिल चलता है ओवरी के अंदर। मतलब साइक्लिक चेंजेस आते हैं ओवरी के अंदर भी और साथ में आते हैं यूट्रस के अंदर भी। तो उनमें से एक चेंज ये होता है कि ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन ह्यूमन के अंदर, आपको यहाँ से भी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें पता चल जाएंगी कि ओव्यूलेशन के अंदर क्या होता है कि सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाती है। सो ह्यूमन के अंदर जो ओव्यूलेशन होता है वो इमेच्योर ओवम होता है। इट मीन्स दैट इज इन द सेकेंडरी oocyte स्टेज। तो वो रिलीज हो जाता है फ्रॉम द ओवरी। ओवरी के चारों तरफ जो कैविटी है उसमें रिलीज होता है एंड दैट ओवम इज देन कलेक्टेड बाय द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब इस ओव्यूलेशन के लिए विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल? सो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन एंड LH सर्च। देखिए, खाली LH नहीं कह सकते बल्कि LH सर्ज कहेंगे कि LH सर्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। LH सर्ज, जब हम कहते हैं सर्ज तो इसका मतलब होता है सडन इंक्रीज। अगर किसी हार्मोन के लेवल में एक सडन इंक्रीज आ रहा है दैट इज कॉल्ड द सर्ज। तो ओव्यूलेशन के लिए LH सर्ज का होना जरूरी है। ठीक है, अब ये LH सर्ज कैसे होगा उसके बारे में थोड़ी सी हम डिटेल पढ़ते हैं। सो देखिए क्या होता है कि जो अपनी ओवरीज होती हैं, सो ओवरीज है, ओवरीज के अंदर देर आर प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं बहुत सारे। जब एक फीमेल पैदा होती है तो बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स उसकी ओवरी में होते हैं और जब वो प्यूबर्टी पे पहुंचती है तो ऐसे 60 to 80,000 फॉलिकल्स उसके हर एक ओवरी के अंदर बचते हैं। ठीक है, तो ये फॉलिकल कौन सी स्टेज में होते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। यहाँ पे क्या होता है कि एक प्राइमरी oocyte होती है और उसके चारों तरफ ये सेल्स होती हैं ऐसे। ठीक है, अब जब फीमेल प्यूबर्टी पे पहुंचती है और प्यूबर्टी पे पहुंचने के बाद देयर विल बी एन ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हर मंथ खूब सारे ये प्राइमरी फॉलिकल्स मैच्योर होना शुरू करते हैं। सो मैनी प्राइमरी फॉलिकल्स स्टार्ट देयर मैच्योरेशन। ठीक है, और इस स्टेप के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो नाम से पता चलता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स। तो कई सारे फॉलिकल्स ऐसा करना शुरू करते हैं, दैट इज ड्यू टू दिस FSH। ठीक है, और FSH के सिक्रीशन को कौन ट्रिगर करता है? तो यहाँ पे होता है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस। तो हाइपोथैलेमस से क्या होता है? हाइपोथैलेमस इस तरह से होता है हाइपोथैलेमस और उसके साथ पिट्यूटरी अटैच होती है ऐसे। तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है और यहाँ से दो हार्मोन निकलते हैं, एक FSH निकलता है और एक LH निकलता है। और ये हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन पिट्यूटरी के पास गए हैं दे आर गोइंग बाय द ब्लड स्ट्रीम। तो इसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस। ठीक है, अब FSH जाके प्राइमरी फॉलिकल्स पे काम करता है और बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स मैच्योर होना शुरू होते हैं और इन मैच्योरिंग जो फॉलिकल्स है उनसे एक हार्मोन निकलता है दैट इज कॉल्ड द ईस्ट्रोजन विच इज द फीमेल सेक्स हार्मोन।
तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि ईस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज होता है. सो ईस्ट्रोजन इज रिलीज बाय द ग्रैनुलोसा सेल्स ऑफ मैच्योरिंग फॉलिकल्स. ठीक है. अब ये ईस्ट्रोजन का जो स्टार्टिंग में, मतलब जो फॉलिकुलर फेज के स्टार्टिंग में जो इसका इफेक्ट है, दैट इज द नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट. नेगेटिव फीडबैक का मतलब है कि जैसे जैसे ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो ये एक नेगेटिव फीडबैक देगा टू द हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी, और इसकी वजह से जीएनआरएच और जो एफएसएच है उन दोनों का सिक्रीशन डाउन चला जाएगा. तो ऐसा मतलब एक हार्मोन अगर उसकी कंसेंट्रेशन में इंक्रीज हो रहा है एंड दैट इज कॉजिंग द डिक्रीज इन अदर हार्मोन सिक्रीशन, तो इसको हम नेगेटिव फीडबैक कहेंगे. तो ठीक है. तो ईस्ट्रोजन का लेवल जो है शुरू में जब वो बढ़ना शुरू होता है तो एक लेवल तक उसके हार्मोन का जो इफेक्ट होता है दैट इज द नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट. इट मींस ईस्ट्रोजन का लेवल जाके काम करेगा. ईस्ट्रोजन एक नेगेटिव फीडबैक देगा टू द हाइपोथैलेमस, जिससे जीएनआरएच का सिक्रीशन कम हो जाएगा एंड जीएनआरएच का सिक्रीशन कम होने से एफएसएच का सिक्रीशन कम हो जाएगा. और इसके कारण क्या होगा, ईस्ट्रोजन का लेवल खुद ब खुद डाउन आने लगेगा. ठीक है. और इस ईस्ट्रोजन के लेवल डाउन आने से और एफएसएच के लेवल के डाउन आने से क्या होगा, बहुत सारे जो ये फॉलिकल जिन्होंने डेवलप करना शुरू किया था इनमें से बहुत सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. ठीक है. तो इसके कारण क्या होगा, सिर्फ कुछ एक फॉलिकल विच इज द डोमिनेंट फॉलिकल, ये डोमिनेंट फॉलिकल विल सर्वाइव. जो बाकी सारे फॉलिकल्स हैं वो एफएसएच के लेवल डिक्रीज आने से सारे डिजनरेट हो जाएंगे. अब ये जो डोमिनेंट फॉलिकल हमारा बचा है, इट इज स्टिल अननोन. बहुत सारे रीजंस और थ्योरीज इसके बारे में, बट इट इज स्टिल वेरी मच नॉट क्लियर कि ये डोमिनेंट फॉलिकल कैसे डिक्रीजिंग लेवल ऑफ एफएसएच को भी सर्वाइव कर जाता है. परहैप्स इसके पास ज्यादा रिसेप्टर्स होंगे एफएसएच के, तो ये कम एफएसएच को भी मतलब रिस्पॉन्स देता है, तो ये बच जाता है. अब ये डोमिनेंट फॉलिकल क्या करेगा, इट विल रिलीज मोर एंड मोर ईस्ट्रोजन. ठीक है. अब एट द लेटर स्टेज, अब जब लास्ट स्टेज आएगा फॉलिकुलर फेज का, जो लास्ट स्टेज है विच इज अराउंड द 13th डे और 14th डे, तो उसपे क्या होगा, 13th डे और 14th डे पे ये जो ईस्ट्रोजन है इसका जो फीडबैक है वो नेगेटिव की बजाय किस पे शिफ्ट हो जाएगा, टू द पॉजिटिव. अब ये पॉजिटिव फीडबैक कहने का मतलब है कि ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने से अब एफएसएच का लेवल बढ़ेगा और एलएच का लेवल भी बढ़ेगा. बट अभी रिसेप्टर्स आर मोर फॉर एलएच, तो एलएच का सिक्रीशन ज्यादा होगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए पीछे कि जो ईस्ट्रोजन का लेवल है शुरू में वो कैसा था, वो नेगेटिव फीडबैक था, बट एक सर्टेन लेवल पे आने के बाद एट द लास्ट स्टेज ऑफ फॉलिकुलर फेज ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने से एफएसएच एंड एलएच का लेवल अब बढ़ेगा, क्योंकि अब जो ये फीडबैक है ये किस पे शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव पे, और एलएच का लेवल बहुत तेजी से बढ़ेगा. एंड ड्यू टू दिस हाई लेवल ऑफ एलएच, जो अपने ग्रैनुलोसा सेल्स हैं वो कुछ फैक्टर्स रिलीज करती है और कुछ एंजाइम्स रिलीज करती है जो कि जो फॉलिकुलर सेल्स हैं उनके बीच की मैट्रिक्स को डिसॉल्व कर देते हैं और सेकेंडरी oocyte ओवरी से रिलीज हो जाता है. तो दिस हाई लेवल ऑफ एलएच इट कॉजेज ओव्यूलेशन. तो कौन सा हार्मोन है जिसका फीडबैक पहले नेगेटिव था, ईस्ट्रोजन का, क्योंकि वो एफएसएच के और एलएच के लेवल को डाउन कर रहा था. बट एट अ स्टेज उसका कंसंट्रेशन पे पहुंचने के बाद एट द लास्ट स्टेज ऑफ फॉलिकुलर फेज उसका लेवल उसका जो फीडबैक है दैट शिफ्ट्स टू पॉजिटिव एंड इट कॉजेज ओव्यूलेशन. सो यहाँ से जो आंसर आएगा दैट विल बी द ईस्ट्रोजन. सो आंसर इज ऑप्शन. ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question says the megaspore mother cell of a heterosporous pteridophyte undergoes meiotic division, ठीक है, to yield megaspores. Given that the sporophyte somatic chromosome count is 2n, 2n means diploid condition है, that is 32. Determine the ploidy levels in chromosomes number 4 microspore, endosperm, assuming that it is an angiosperm, okay, an archegonial neck canal cell and the initial cells of sporophytic generation. तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है. अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है टेरिडोफाइट्स का और प्लांट्स के जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस हैं उनके बारे में, तो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा. तो देखते क्या होता है कि यहाँ पे जो हमें बात कही है वो टेरिडोफाइट से कही है. तो टेरिडोफाइट में क्या होता है कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है दैट इज द स्पोरोफाइट.
स्पोरोफाइट का आप सीधा सा मतलब बता देती हूँ कि स्पोरोफाइट जो प्लांट बॉडी है इट मीन्स वो डिप्लॉयड होगी, 2n होगी, एंड उसका काम क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो ऐसी प्लांट बॉडी जो कि स्पोर्स प्रोड्यूस करेगी एंड दैट इज डिप्लॉयड, सो दैट प्लांट बॉडी इज द डिप्लॉयड। और टेरिडोफाइट्स के अंदर, अब इसने हेट्रोस्पोर्स कह के यहाँ पे कंफ्यूज किया है, पर हेट्रोस्पोर्स का मतलब होता है विच प्रोड्यूस 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स, मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स। तो हेट्रो मीन्स डिफरेंट, जो 2 डिफरेंट काइंड्स के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम हेट्रोस्पोर्स कहते हैं। ठीक है, अब 2n है हमारे पास, स्पोर फॉर्मेशन करेगा, तो स्पोरोफाइट के अंदर स्पोरेंजिया होंगे, वो स्पोर्स बनाएंगे, और स्पोर्स बनाने के लिए यहाँ पे क्या होगी, स्पोर मदर सेल्स होंगी। अब क्योंकि प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है तो स्पोर मदर सेल्स भी क्या होंगी, 2n। अब इन स्पोर मदर सेल्स में क्या होगा, मियोसिस, और मियोसिस से बनेंगे यहाँ पे स्पोर्स। ठीक है, 2 तरह के स्पोर्स बनेंगे क्योंकि हेट्रोस्पोर्स हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। क्लियर है इतना? अब आपको पता है कि ये मियोसिस से बने, एंड मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन। तो क्रोमोसोम का नंबर और डिप्लॉइडी वो हाफ हो जाएगी, जो पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम के नंबर है वो हाफ हो जाएंगे। तो माइक्रोस्पोर भी n होगा और मेगास्पोर भी क्या होगा, n। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी। तो हमें पता चल रहा है माइक्रोस्पोर इज n। तो माइक्रोस्पोर अगर n है, n का मतलब क्या हो गया, 32/2 यानी 16। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में माइक्रोस्पोर पूछा है, मेगास्पोर पूछते तो भी 16 होता। ठीक है, तो यहाँ पे पहला तो हमारा आ गया कि इसमें 16 होंगे। दूसरी चीज है द एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म टेरिडोफाइट्स के अंदर तो बनता नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे अज्यूम की गई है कंडीशन की जो इनके अंदर एंडोस्पर्म बन रहा है, एंड दैट एंडोस्पर्म इज इक्विवेलेंट टू द एंजियोस्पर्म्स। तो ये वेरी वेल नोन फैक्ट है कि जो एंजियोस्पर्म्स के अंदर एंजियोस्पर्म्स का जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लोइड इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो n हमारे पास कितना है, 2n हमारे पास 32 है, n कितना है 16, तो 3n क्या हो जाएगा, 16 इंटू 3 मीन्स 48, क्योंकि हमें एंडोस्पर्म का है कि एंजियोस्पर्म जैसा है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एंडोस्पर्म 48 आ गया। अगला है द आर्चिगोनियल नेक सेल। सब, अब ये आर्चिगोनियम क्या है, सो आर्चिगोनियम इज द फीमेल गैमिटेंजिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो स्पोर बने, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, मेगास्पोर डेवलप करेगा इनटू द गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट कहने का मतलब है ये n होगा, ये प्लांट बॉडी जो है इट विल बी n हैप्लॉइड, और इस गैमेटोफाइट का काम क्या होता है, इसके अंदर बनेंगे गैमिटेंजिया। गैमिटेंजिया मतलब वो ऑर्गन जहां गैमेट्स बनेंगे, और गैमिटेंजिया की हर एक सेल n होगी, और गैमिटेंजिया क्या बनाएंगे, फिर फीमेल गैमेट बनाएंगे। और फीमेल गैमिटेंजिया को इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स हम कहते हैं आर्चिगोनियम। सो आर्चिगोनियम इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल गैमिटेंजिया, और गैमिटेंजिया इज द जनरेशन ऑफ गैमेटोफाइट। तो ये क्या होगा, n। इसकी हर एक सेल, चाहे वो नेक केनाल सेल हो, चाहे वो गैमिट मदर सेल हो, वो क्या होगी आपकी n, और n क्या होगा यहाँ पे अपना 16। तो आर्चिगोनियल मदर सेल कितना, सॉरी नेक सेल कितनी हो जाएगी, 16। एंड इनिशियल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन, स्पोरोफाइट जनरेशन आई टोल्ड यू इज 32, तो हर एक सेल स्पोरोफाइट की 32 ही होगी। तो हमारे पास क्या क्या पूछा है, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर आ गया n यानी 16, एंडोस्पर्म हमारे पास आ गया 48, और आर्चिगोनियल नेक कैनाल सेल होगी हैप्लॉइड मीन 16, और जो इनिशियल है स्पोरोफाइट जनरेशन के वो क्या होंगे 32। सो 16, 48, 16, 32। तो हमारे पास जो राइट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए हमारा क्या है, दैट इज दिस। सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कहता है, when a specific neurotransmitter binds to the postsynaptic receptors, it triggers an inhibitory postsynaptic potential. Which of the following ion fluxes is primarily responsible for hyperpolarization of postsynaptic membrane in this scenario? ठीक है, तो यहाँ पे ये साइनेप्स का क्वेश्चन है। तो साइनेप्स में क्या होता है, ये हमारी प्री साइनेप्टिक, साइनेप्स क्या है, ये जो जैसे ये हमारी न्यूरॉन का एंड है, ये हमारी न्यूरॉन है, ये उसका एंड है, एक्सोन टर्मिनल है। सो दिस इज द एक्सोन टर्मिनल। ठीक है,
यहाँ पे दूसरी न्यूरॉन है, ये उसका एक्सोन हिलोक है या उसकी जो डेंड्राइट है वो वाला पार्ट है। सो ये वाला पार्ट है। अब इनके बीच में जो ये गैप है, द फ्लूइड फिल्ड गैप इज कॉल्ड द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये जो हमारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये जो पूरा हमारा पार्ट है, दिस टर्मिनल, दिस डेंड्रिटिक पार्ट एंड दिस साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये सारे के सारे मिलके क्या कहलाते हैं? साइनेप्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि साइनेप्स क्या होता है। सो अ साइनेप्स इंक्लूड्स अ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का एंड, ये प्री साइनेप्स से पहले वाली जो न्यूरॉन है दिस इज द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये बाद वाली है साइनेप्टिक क्लेफ्ट के, दिस इज द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, और जो बीच का गैप है दैट इज द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो इस मेम्ब्रेन को, इस गैप को और इस मेम्ब्रेन को मिला के हम कहते हैं साइनेप्स। अब क्या होता है जब सिग्नल ट्रांसमिशन होता है तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कुछ केमिकल्स रिलीज करती है जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। तो इस गैप के अंदर क्या रिलीज होंगे? केमिकल्स, और इन केमिकल्स को हम क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। और इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए जो रिसेप्टर्स हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। सो दीज आर द रिसेप्टर्स फॉर दीज न्यूरोट्रांसमीटर। अब आपको थोड़ा सा आइडिया ये भी होना चाहिए कि जो हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये भी बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स आर ऑफ वेरियस टाइप। अब इनमें से जैसे गाबा है, ठीक है, ग्लूटामेट है और आपका एसिटाइल कोलिन है, तो बहुत सारे तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। अब कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जाके पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स को क्या कर सकते हैं? एक्साइट, और कुछ इसको क्या कर सकते हैं? इनहिबिट। एक्साइट और इनहिबिट करने का मतलब क्या होता है वो भी देखते हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एक्शन पोटेंशियल के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि हम ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का एक्सोन हिलोक बना रहे हैं, एक्सोन वाला पार्ट बना रहे हैं। सो जब मेम्ब्रेन रेस्ट पे होती है तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस, जिसे हम रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन है हमारी, ये हमने कौन सी न्यूरॉन बनाई है? दिस इज द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो हमने ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन बनाई और इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। होता क्या है कि अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो बाहर के एनवायरनमेंट से के कंपैरिजन में नेगेटिव होता है। अंदर का एनवायरनमेंट नेगेटिव है। अब ये तो बहुत डिटेल वाली बात है, अभी मैं इतना डिटेल में नहीं जा सकती हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। आई होप आपने, आई अज्यूम कि आपने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ रखा है। तो जो अंदर का एनवायरनमेंट है दैट इज नेगेटिव रेस्पेक्ट टू आउटसाइड एनवायरनमेंट। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसी को हम क्या कहते हैं? रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है, अब इस मेम्ब्रेन के अंदर जब इसको सिग्नल मिलता है, मतलब जब इस पे आके न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है, न्यूरोट्रांसमीटर किसने रिलीज किया? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन ने। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर आके इस पे बाइंड करेगा। अब उसकी वजह से दो तरह के चेंजेस हो सकते हैं। ये जो रेस्टिंग पोटेंशियल है इट कैन बिकम पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है एक्शन पोटेंशियल की तरफ जाएगा। मतलब एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है? यहाँ पे डीपोलराइजेशन होगा। ये जो इसके अंदर चेंजेस आएंगे ये दो तरह के आ सकते हैं। डीपोलराइजेशन हो सकता है। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है कि अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो अभी पहले के मुकाबले पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है कि रेस्टिंग पोटेंशियल जो है वो और ज्यादा, जो जैसे मान लो अभी यहाँ पे -60 मिली वोल्ट है। ठीक है, अब अगर ये पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होता है, मान लो ये हो जाता है -50 और फिर ये 0 की तरफ आ जाता है ऐसे ऐसे, और फिर ये पॉजिटिव बन जाता है, तो हम इसे कहेंगे कि इसका क्या हो रहा है? यहाँ पे डीपोलराइजेशन चल रहा है। लेकिन अगर ये और ज्यादा नेगेटिव होता जाता है, इट बिकम्स मोर नेगेटिव। मोर नेगेटिव का मतलब क्या है? इट इज मेम्ब्रेन गेट्स हाइपरपोलराइजेशन। ठीक है, मतलब अगर अंदर का एनवायरनमेंट अब पहले से भी ज्यादा नेगेटिव बन गया तो उसे हम कहेंगे हाइपरपोलराइजेशन। और अगर ये कम नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव की तरफ चला गया, 0 की तरफ चला गया, फिर पॉजिटिव हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? डीपोलराइजेशन। ये होता है। अब हाइपरपोलराइज अगर ये मेम्ब्रेन हो गई तो इसका मतलब है ये एक्शन पोटेंशियल की तरफ नहीं जा पाएगी। इसका मतलब क्या है? ये जो रिस्पॉन्स आएगा, ये जो अपना रिस्पॉन्स आएगा, दिस इज इनहिबिटरी। ठीक है, अब एक्शन पोटेंशियल। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है फ्रॉम द बायोटेक्नोलॉजी, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि टारगेट जीन इज सक्सेसफुली लाइगेटेड इनटू द PV2 restriction site of the cloning vector depicted below
and the resulting construct is transformed into E. coli based on the insertion. Which of the following statement accurately describes the सिलेक्शन प्रोसेस? तो आपको सबसे पहले तो ये जो डायग्राम दिया है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि किसका है. सो दिस इज अ ई कोलाई वेक्टर जो कि लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया, बनाया गया बाय द पोलिवर एंड रोड्रिग्विज, और इस वेक्टर का नाम क्या है? PBR322. ठीक है. अब PBR322 के स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर देयर आर टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन. एक तो है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और एक है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन. ठीक है. एक रीजन है रोप रीजन, एक ओराइज साइट है. तो इनके अपने अपने काम होते हैं सबके. जैसे जो टेट्रासाइक्लिन वाला रीजन है वो टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा. एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाला जो जीन है वो ई कोलाई को मदद करेगा कि वो एम्पिसिलिन के प्रेजेंस में भी ग्रो कर जाए. और आई वाला जो रीजन है दैट इज फॉर द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन ऑफ दिस प्लाज्मिड विल स्टार्ट. एंड आरओपी वाला जो प्रोटीन रीजन है दैट विल कोड फॉर प्रोटीन, जो इस प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, रेगुलेट करता है इसका, और मतलब कॉपी नंबर इसका कि कितनी कॉपीज इसकी बनेगी वो डिसाइड करता है. तो अब हमें दूसरी चीज पता होना चाहिए कि रेस्ट्रिक्शन साइट्स के बारे में, कि इस जो PBR322 है इसके अंदर देयर आर 8 रेस्ट्रिक्शन साइट्स, मतलब 8 डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू हम इसे कट करा सकते हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से रीजन में कौन सी रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट है. तो अगर मैं बताऊं आपको तो देखिए जो एम्पिसिलिन वाला है वहां पे 2 रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं. वन इज फॉर PVU1 एंड PST1. ठीक है. ये 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए जो साइट्स है, कटिंग साइट्स, रेस्ट्रिक्शन साइट्स, दे आर प्रेजेंट इन द एम्पिसिलिन वाले पार्ट. जबकि टेट्रासाइक्लिन वाले में हमारे पास कौन कौन सी होती है? दे आर द BAM1 एंड SEL1. ठीक है. जबकि जो PVU2 है दे आर प्रेजेंट इन द रोप वाला पार्ट. और यहाँ पे ऊपर 3 साइट्स होती हैं जिनको भी याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी EcoR1. ठीक है. एक होती है हमारे पास CLE1 और एक होती है HindD3. ये 3. तो 3, 2, 5, 2, 6, 7 और 1 8, टोटल 8 रेस्ट्रिक्शन साइट्स है. ठीक है. अब हमने इस जो प्लाज्मिड है इसको कट कराया है, और कट करने के लिए हमने कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज किया है? PB2. राइट. अब PB2 अगर हमने यहां से कट करेगा PBU2 कौन से रीजन से? रोप रीजन से. तो PVU2 अगर हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज कर रहे हैं सो रोप रीजन के अंदर से वो कट करेगा, और जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कहां पे जाएगा? हमारा रोप वाले रीजन में. अब रोप वाला रीजन के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट आएगा तो रोप वाले रीजन का क्या हो जाएगा? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा. अगर किसी जीन में हम बाहर से कोई फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करा दे तो हमारा जो पुराने वाला ओरिजिनल जीन है वो हो जाता है हमारा इनएक्टिव, और इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. लेकिन क्योंकि हमने PVU2 रीजन यूज किया है तो हमारे जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइक्लिन के लिए जो रेजिस्टेंस है वो क्या रहेगी? एज इट इज, वो सेम रहेगी, क्योंकि हमने इनके पास जो रेस्ट्रिक्शन साइट है वहां से तो एंजाइम को कट ही नहीं कराया. तो अब हमारा जो प्लाज्मिड है वो कैसा बन गया? हमारा ये PBR322. यहाँ पे ये हमारा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है एज इट इज, और ये हमारा एम्पिसिलिन वाला रेजिस्टेंस जीन है एज इट इज. राइट. अब हम इस प्लाज्मिड को ट्रांसफर कर देते हैं इनटू द ई कोलाई. दिस इज आवर ई कोलाई बैक्टीरिया. तो इसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस भी है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी है. तो अगर आप इस ई कोलाई को ग्रो कराओगे, ठीक है, ग्रो कराओगे किसमें? एम्पिसिलिन की प्रेजेंस में, तो भी ये ग्रो करेगा क्योंकि रेजिस्टेंस है. टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस में ग्रो कराओगे तो भी करेगा. तो मतलब ना तो एक पर्टिकुलर होता है ना कि एक, अगर मान लो हमें ये पता करना होता कि रिकॉम्बिनेंट है या नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेंट है या नहीं है, तो हम किसी पर्टिकुलर जीन को इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करते. सपोज हमने अगर जीन यहाँ पे डाला होता टेट्रासाइक्लिन की जगह पे,
हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ डाला होता तो टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस खत्म हो जाती। और अगर अब हम ई कोलाई को टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस में ग्रो करते तो वो ग्रो नहीं कर पाता, है ना। लेकिन अब तो हमने जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो किसकी जगह पे डाला है, रोप वाले रीजन में डाला है ना। तो ये वाले जो पार्ट्स है हमारे, ये तो एज इट इज है। तो अब इन जीन्स के अंदर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो ये जीन्स हमें हेल्प ही नहीं करेंगे किसमें, अब ये हमें हेल्प नहीं करेंगे, ना तो ये ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करने में हमारी हेल्प करेंगे, ना ही ये रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से हमारी अलग करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि ये जीन के अंदर तो कोई चेंज ही नहीं आया, ये तो पहले जैसे थे वैसे ही है। तो अब हम अगर इनसे पता लगाएं, अगर हम अपने ऑप्शंस पढ़े वन बाय वन, तो क्या कहता है, रिकॉम्बिनेंट्स कैन बी सिलेक्टेड बाय प्लेटिंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। तो ये बात गलत है, क्योंकि सारे ही इकोलाई चाहे वो रिकॉम्बिनेंट है या नहीं है, सभी के सभी एम्पिसिलिन में ग्रो करेंगे, बिकॉज दे हैव रेजिस्टेंस फॉर एम्पिसिलिन, तो हम नहीं पता लगा पाएंगे। दूसरा है रिकॉम्बिनेंट्स कैन बी सिलेक्टेड बाय प्लेटिंग ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। अगेन जो रिकॉम्बिनेंट्स है और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स है वो दोनों के दो पास ही तो टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस है, तो हम उसका पता नहीं लगा पाएंगे इस चीज से। अगला है रिकॉम्बिनेंट्स कैन नॉट बी सिलेक्टेड बाय प्लेटिंग ईदर ऑन एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। सही बात है, हम उनको सिलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे रिकॉम्बिनेंट्स को, क्योंकि वो तो दोनों के प्रेजेंस में ही ग्रो करेंगे। तो रिकॉम्बिनेंट्स को हम कैन नॉट बी सिलेक्टेड, ठीक है, उनके लिए फिर हमें दूसरा ही मेथड यूज करना पड़ेगा, तो ठीक बात है। अगला है रिकॉम्बिनेंट्स कैन बी सिलेक्टेड बाय प्लेटिंग साइमल्टेनियसली ऑन एम्पिसिलिन। ये तो तब होता जब हम इन दोनों रेजिस्टेंस जीन में से किसी एक का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करते, तो ये बात भी गलत है। तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा राइट वो क्या है, सी, कि हमारे जो ये जीन्स हैं टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन ये सारे वैसे ही हैं जैसे पहले थे, तो इनका कोई अभी आप यूज नहीं कर सकते ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को अलग करने में। Now moving to the next question. During the observation of an unidentified marine invertebrate's embryogenesis, an investigator notes radial cleavage and anterocellus coelom. तो हमारे पास ये क्वेश्चन में क्या दिया है, रेडियल क्लीवेज है, एंटीरोसेलस सिलोम फॉर्मेशन है, साथ ही साथ एंटीरोसेलस सिलोम के बारे में बताया है कि ऐसी सिलोम विच इज फॉर्म्ड बाय द आउट पॉकेटिंग ऑफ आर्किनटेरोन। ठीक है, बात सही है। Furthermore, organism possess a bilateral symmetry. Larval stage but matures into an adult with pentamerous radial symmetry. Reduce the animal's phylum and the developmental fate of the blastopore. ठीक है, अब हमें क्या क्या फीचर्स दे दिए, हमें दे दिया रेडियल क्लीवेज है पहला, दूसरा एंटीरोसेलस सिलोम है, तीसरा है हमारा बाइलेटरल सिमेट्री है, चौथा हमारा है जो लार्वा है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, लेकिन जो अडल्ट है हमारा वो पेंटामेरस है, रेडियल सिमेट्री उसकी है। तो ये फीचर्स अगर आपको एक भी पता है ना, एक भी क्यों बल्कि आपको ये वाला भी पता है ना रेडियल सिमेट्री वाला, तो भी आप इजीली बता पाओगे। आपने इकाइनोडर्म्स तो सुने ही होंगे, अब इकाइनोडर्म्स फाइलम के बारे में, इकाइनोडर्मेटा के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये जो फाइलम है इट इज ऑफ एक्सक्लूसिवली मरीन इन्वर्टिब्रेट्स। तो ये एक्सक्लूसिवली मरीन है, ये इन्वर्टिब्रेट भी है, ठीक है, और इनके अंदर वो सारे फीचर्स हैं कि इनका जो लार्वा है दैट इज हैविंग द बाइलेटरल सिमेट्री वाइल द अडल्ट्स आर हैविंग द रेडियल सिमेट्री, पेंटामेरस भी है जैसे स्टारफिश देखा होगा आपने, रेडियल क्लीवेज है, एंटेरोसेलस सिलोम है। तो ये सारे फीचर्स किसके हैं, इकाइनोडर्म्स के हैं। अब इकाइनोडर्म्स के अंदर एक चीज और भी होती है, इकाइनोडर्म्स जो हैं दे आर द इकाइनोडर्म्स आर ड्यूटेरोस्टोम्स। ड्यूटेरोस्टोम्स का मतलब क्या है, ड्यूटेरो मतलब सेकेंडरी, ड्यूटेरो मतलब सेकेंडरी, और स्टोमा वर्ड जो है दैट कम्स फ्रॉम द माउथ, क्योंकि इनमें माउथ बाद में बनता है, पहले क्या बनता है, एनस, और किससे बनता है, ब्लास्टोपोर से। तो ये ब्लास्टोपोर क्या है, जैसे हम बनाते हैं ब्लास्टुला स्टेज बनाते हैं, हम ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टुला स्टेज बनाते हैं, तो ये हमारी सेल्स हैं और बीच में ये कैविटी है विच इज द ब्लास्टोसेल। अब गैस्ट्रुलेशन के समय जब ये ब्लास्टुला चेंज होता है इनटू द गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुलेशन के समय सेल्स इनवर्ड मूव करने लगती है,
तो ये जो सेल है ये ऐसे अंदर की तरफ मूव करने लगती है, यहाँ से इस पॉइंट से जैसे हमने दिखाया ये सेल अंदर की तरफ मूव करने लगी। तो जिस पॉइंट से ये अंदर की तरफ मूवमेंट कर रही है उस पॉइंट को, इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोपोर। ठीक है, अब इस ब्लास्टोपोर के दो फेट हो सकते हैं, या तो ये बना सकती है माउथ या ये बना सकती है एनस। तो जिन एनिमल्स के अंदर ब्लास्टोपोर से एनस बनता है दे आर द ड्यूटेरोस्टोम्स, और इस कैटेगरी में आपके आते हैं इकाइनोडर्म्स, हेमिकोर्डेट्स एंड कोर्डेट्स। बाकी जितने भी हमारे इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो सब किस में आते हैं, हमारे माउथ उनमें पहले बनता है, एंड दे आर कॉल्ड द प्रोटोस्टोम्स और प्रोटोस्टोमस। ठीक है, तो हमारे पास जो इकाइनोडर्म्स है दे आर द ड्यूटेरोस्टोम्स बिकॉज द ब्लास्टोपोर फॉर्म्स द एनस, और माउथ इनमें बाद में बनेगा। तो ये सब फीचर्स किसके हैं, हमारे फाइलम इकाइनोडर्मेटा के, एंड द ब्लास्टोपोर बिकम्स एनस। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इजी एंड इट इज फ्रॉम द टिश्यू, एनिमल टिश्यूज। तो देखिए यहाँ पे हमें सीधा सा है कि कॉलम 1 दिया है, कॉलम 2 दिया है, और हमें इनके फंक्शंस के साथ इनको मैच कराना है। तो पहला है स्क्वेमस एपिथेलियम। तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्क्वेमस एपिथेलियम है वो उसकी जो सेल्स होती हैं वो फ्लैट होती हैं, ऐसे फ्लैट सी सेल्स होती है विद इरेगुलर बाउंड्रीज, और ये फ्लैट सेल्स हैं, इनके बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जहां न्यूक्लियस होगा वहां से थोड़ी उभरी हुई नजर आएगी। तो ये हमारा जो सेल्स टिश्यू है दिस इज द स्क्वेमस एपिथेलियम। अब इसकी जो सेल्स हैं वो फ्लैट है, और फ्लैट होने के कारण इस एपिथेलियम की जो थिकनेस है वो बहुत कम है। सो ये इसके अक्रॉस जो डिफ्यूजन है वो इजीली हो सकता है बिकॉज इट इज थिन। तो डिफ्यूजन के लिए, मेम्ब्रेन बनाने के लिए ये मतलब एक अच्छा हमारे पास तरीका है। तो क्योंकि डिफ्यूजन के लिए क्या होना चाहिए, जिस मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूजन हो रहा है दैट शुड बी थिन। तो डिफ्यूजन जो बैरियर बनाना है उसके लिए स्क्वेमस एपिथेलियम बिल्कुल आइडियल है बिकॉज इट इज हैविंग वेरी फ्लैट सेल्स। ठीक है, दूसरा हमारे पास है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या होता है, सेल्स जो है उनकी लेंथ जितनी होगी उनकी ब्रेड्थ भी उतनी होती है, एंड जो न्यूक्लियस है दैट इज एट द सेंटर। अब ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है दैट फॉर्म्स द स्ट्रक्चर जहां से क्या क्या ये या तो सिक्रीशन के लिए मॉडिफाई हो जाएगा, जैसे ग्लैंड्स बन सकती हैं, या ये किसमें हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, एक होता है कॉलुमनार एपिथेलियम जिसमें ऐसे सेल्स पिलर लाइक होती हैं, ऐसे लंबी लंबी सेल्स होंगी, और इन सेल्स के बेस पे न्यूक्लियस होता है, और ये भी किसमें हेल्प करता है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में। अगर क्यूबॉइडल और या फिर कॉलुमनार एपिथेलियम के सरफेस पे ऐसे फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम कहते हैं सिलिया प्रेजेंट होते हैं, दे मे बी ऑन द सरफेस ऑफ कॉलुमनार और क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, तो सिलिया जो है दे आर द मोटाइल स्ट्रक्चर। ये जो भी इनके साथ कांटेक्ट में कोई चीज आती है, चाहे वो एग है जैसे फैलोपियन ट्यूब में, या ट्रेकिया में जो डस्ट पार्टिकल्स है या म्यूकस है, उनको मूव कराने में हेल्प करता है। तो जो सिलिया है, सिलिया होने के कारण इसे क्या कहते हैं हम, सिलिएटेड एपिथेलियम, और ये किसमें हेल्प करता है, मूवमेंट, जो भी इसके कॉन्टेक्ट में चीजें उनको मूव कराने में हेल्प करता है। तो अगर हम अब मैच करें तो स्क्वेमस एपिथेलियम क्योंकि थिन है तो इट फॉर्म्स द डिफ्यूजन बाउंड्री, राइट। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में न्यूक्लियस सेंटर पे होगा एंड इट हेल्प्स इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। कॉलुमनार एपिथेलियम में न्यूक्लियस कहाँ होगा, सेंटर बेस पे होगा, सॉरी दोनों में ही बेस है, बट इट हेल्प्स इन मूवमेंट, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। जबकि सिलिएटेड एपिथेलियम किसमें हेल्प करेगा, हमारा पार्टिकल्स को और म्यूकस को मूव कराने में। तो हमारे जो राइट आंसर आएगा P4 आएगा। P4 हमारे पास एक ही में ही है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन। Now the next question is, in response to drought stress, a plant elevates its abscisic acid levels, which induces stomatal closure by deriving the efflux of potassium ions out of the guard cells. Which plant phytohormone acts as a primary antagonist in the mechanism, actively stimulating
प्रोटोन एटीपीएस पम्प टू फैसिलिटेट स्टोमेटल ओपनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ड्रॉट कंडीशन है कि प्लांट के पास ऑलरेडी पानी की कमी है, तो पानी की कमी है तो उस स्ट्रेस में कौन सा हार्मोन रिलीज हो जाता है, एब्सिसिक एसिड। ये क्या करता है, स्टोमेटा को बंद करा देता है। कैसे, जो गार्ड सेल्स होती हैं जो स्टोमेटा की ओपनिंग को गार्ड करती हैं, उनसे ये पोटेशियम आयंस को बाहर निकाल देता है, जिसके कारण जो सेल का वाटर पोटेंशियल है वो वाटर पोटेंशियल है दैट बिकम्स नेगेटिव, और इस सेल से पानी का लॉस हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, एक्सोस्मोसिस, और पानी बाहर जाने से ये सेल्स फ्लेसिड हो जाएगी और स्टोमेटल पोर बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, प्लांट के जो स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तो पानी का लॉस नहीं होगा। तो ऐसा करता है हमारा कौन सा हार्मोन, एब्सिसिक एसिड। लेकिन एक और हार्मोन है जिसका जो इसका एंटेगोनिस्ट होता है। सपोज हमारे पास कंडीशन सही है, तो अभी स्टोमेटा को ओपन करना है, तो उसके लिए इसका एंटेगोनिस्ट कौन है। सबसे पहले तो अगर आपको यही पता है तो भी आप आंसर कर पाओगे। तो प्राइमरी एंटेगोनिस्ट जो है एब्सिसिक एसिड का, दैट इज द साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन क्या कराता है, स्टोमेटा की ओपनिंग कराता है। कैसे कराता है, बाय फैसिलिटेटिंग ये जो प्रोटोन एटीपीएस पंप है। थोड़ा सा हम इस थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। थ्योरी है वो क्या कहती है, जैसे ये गार्ड सेल्स है, ठीक है, ये गार्ड सेल्स की जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है दैट इज द थिक, इलास्टिक होती है बट थिक होती है। इसको ऐसे बना देते हैं, तो ये थिक है बट ये इलास्टिक है। ठीक है, जबकि जो बाहर वाली है वो थिन एंड इलास्टिक ही है। अब ये साइटोकाइनिन क्या करता है, जब लाइट पड़ती है, ब्लू लाइट स्पेशली, तो ये लाइट रिसीव होती है बाय द गार्ड सेल्स, क्योंकि इसके ऊपर गार्ड सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और इसके कारण गार्ड सेल्स के जो आपके प्रोटोन पंप है वो ओपन हो जाते हैं। प्रोटोन पंप, यहाँ पे ये प्रोटोन पंप है से, ये प्रोटोन पंप क्या करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू गार्ड सेल से प्रोटोन को बाहर फेंकेंगे। ये प्रोटोन बाहर चले गए तो क्या हुआ कि हमारा जो एटीपीएस है वो एक्टिव हो गया और उससे प्रोटोन बाहर चले गए। अब उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, इन सेल्स के अंदर पोटेशियम की एंट्री होगी, के पॉजिटिव, क्योंकि अब इन सेल में से अगर प्रोटोन बाहर जाएंगे तो सेल का जो पोटेंशियल है वो चेंज हो जाएगा, तो उसको ठीक करने के लिए पोटेशियम आयन सेल के अंदर आएंगे। पोटेशियम सेल्स के अंदर आएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, सेल का जो वाटर पोटेंशियल है, वाटर पोटेंशियल विल डिक्रीज, और वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होने के कारण सेल के पास क्या होगा, सेल के अंदर पानी की एंट्री होगी एंड देयर विल बी एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस होने के कारण सेल्स क्या हो जाएंगी आपकी, टर्जिड। टर्जिड होगी तो स्ट्रेच होगी, बाहर की तरफ खींचेंगी ये, और स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा, ओपन। तो इस तरह से हमारा जो साइटोकाइनिन है वो काम करता है। साइटोकाइनिन गार्ड सेल्स में, मतलब गार्ड सेल्स पे आके काम करेगा, प्रोटोन पंप्स को ओपन कराएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा अगर आपको इतना भी पता है ना प्राइमरी एंटागोनिस्ट कौन है इसका, तो भी आप बता पाएंगे कि प्राइमरी एंटागोनिस्ट कौन है हमारा एब्सिसिक एसिड का, साइटोकाइनिन। सो ऑप्शन बी इज द राइट वन। Now moving to the next question. A standard ECG trace is illustrated below. If a patient experiences a complete heart block where the AV node becomes entirely non-functional, which of the following ECG alternations would be observed? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए मेन कंपोनेंट ECG के, ये इलेक्ट्रो जो ECG है आपका, इसमें क्या क्या है। एक तो P वेव है, ठीक है, P वेव किसको दर्शाती है, ये दर्शाती है कि डीपोलराइजेशन हो रहा है। डीपोलराइजेशन किसका, ऑफ एट्रिया। फिर हमारे पास आता है ये QRS कॉम्प्लेक्स, ये किसको डिनोट करता है, इट डिनोट्स द डीपोलराइजेशन। जो ये ECG है ये एक्चुअली हार्ट के अंदर होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज का एक रिकॉर्ड है। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो P वेव किसको इंडिकेट करती है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया विच लीड्स टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। इसी तरह से QRS कॉम्प्लेक्स जो है दैट इंडिकेट्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स विच लीड्स टू वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जबकि जो T वेव है दैट इंडिकेट्स द रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, जो कि विच लीड टू वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। ठीक है, ये तीन चीजें हैं। अब आपको पता है कि जो हमारा सिग्नल का ट्रांसमिशन है, जो हमारी हार्ट है दैट इज हैविंग अ पेस मेकर,
विच इज एसए नोड, जहाँ पे हमारे हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल इवेंट्स है उनके सिग्नल्स ओरिजिनेट होते हैं। फिर ये सिग्नल्स जाते हैं एसए नोड से एवी नोड के पास, और फिर ये जाते हैं बंडल ऑफ हिस के पास, परकिंजे फाइबर्स के पास, और फिर ये वेंट्रिकल्स के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं। तो अगर ऐसे हमारी जो एवी नोड है, यहाँ पे क्या लिखा है कि एवी नोड बिकम्स एंटायरली नॉन फंक्शनल, तो एवी नोड नॉन फंक्शनल हो जाएगी। तो एसए नोड से एवी नोड तक सिग्नल चले गए, लेकिन एवी नोड से बंडल ऑफ हिस के पास, परकिंजे फाइबर्स के पास नहीं जा रहे हैं। तो जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन नहीं होगा, क्योंकि एवी नोड ही तो वेंट्रिकल्स को डीपोलराइजेशन के सिग्नल पहुंचाएगी। तो डीपोलराइजेशन नहीं होगा, और वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन किसके थ्रू इंडिकेट हो रहा है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के थ्रू। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमारा क्या हो जाएगा? खत्म। तो क्या आ जाएगा इसका? द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स विल बी एब्सेंट, बिकॉज क्या होगा कि हमारा जो एवी नोड है वो नॉन फंक्शनल हो गई, तो हमारे बंडल ऑफ हिस के पास सिग्नल्स जा ही नहीं रहे हैं, और इसकी वजह से वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन नहीं होगा, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स विल बी एब्सेंट। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। मूविंग टू द नेक्स्ट. A toddler receives hepatitis B vaccine. A decade later, the individual encounters the live pathogen but remains completely asymptomatic. This long-lasting immunological defense is predominantly attributed to the rapid mobilization of. तो ये वैक्सीनेशन वाला क्वेश्चन है। वैक्सीनेशन का जो प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड है कि जब हम वैक्सीन देते हैं किसी पर्सन को, तो वैक्सीन मतलब हम एटीन्यूएटेड मतलब वीक पैथोजन या डेड फॉर्म में पैथोजन या उसका कोई टॉक्सिन जो इनएक्टिव होता है वो हम पेशेंट के पर्सन के अंदर डालते हैं। और ये वैक्सीन क्या करती है? वैक्सीन जाके हमारी बॉडी में एक एंटीजन की तरह से काम कर रही है इसे, और ये क्या कर रही है? हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी बी सेल्स हैं और टी सेल्स हैं उनको एक्टिवेट कर रही है, और इसके रेस्पॉन्स में बी सेल्स और टी सेल्स दो तरह की सेल्स बना रही है। एक तो जो इमीडिएट एक्शंस लेंगी विच आर द प्लाज्मा सेल्स, और साथ में क्या बनाएगी? ये कुछ सेल्स बनाएंगी मेमोरी सेल्स। ये मेमोरी सेल्स हमारी बॉडी में रहेंगी फॉर अ लॉन्ग, और इन फ्यूचर जब सेम पैथोजन हमारी बॉडी में आएगा तो ये मेमोरी सेल्स एक्टिव हो जाएंगी, प्रोलिफरेट करेंगी और तुरंत एक्शन लेगी। तो वैक्सीन के थ्रू हमने पर्सन के अंदर क्या कराया? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस करा दिया। ठीक है, क्यों कराया? क्योंकि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के थ्रू मेमोरी सेल्स जनरेट हो रही है, और जब फ्यूचर में सेम पैथोजन अगर आता है हमारी बॉडी में तो ये मेमोरी सेल्स तुरंत पहचान जाती है कि दिस काइंड ऑफ पैथोजन हमारी बॉडी में पहले भी आ चुका है, तो ये तुरंत उसको ये प्रोलिफरेट कर जाती हैं और हमारी बाकी इम्यून सेल्स को एक्टिव कर देती हैं, और हमारा इम्यून सिस्टम एक बढ़ चढ़ के इम्यून रिस्पॉन्स देता है जिसे हम सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं, जो कि बहुत हाई इंटेंसिटी का होता है, और ये उस पैथोजन को तुरंत डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस केस में क्या हुआ कि एक पर्सन को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन दिया, तो उस पर्सन के अंदर मेमोरी सेल्स बन गई फॉर द हेपेटाइटिस पैथोजन, और 10 साल के बाद भी उस पर्सन के अंदर जब पैथोजन आया लिविंग स्टेज में तो उस पर्सन को कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं हुए, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी थी। तो ये किसके कारण हुई? किसके कारण आई इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी? बाय द मेमोरी सेल्स, बी एंड टी मेमोरी सेल्स। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Regarding the process of biological nitrogen fixation in plants, identify the statement that is scientifically accurate. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन से है। अब आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको चेंज करते हैं ऐसी फॉर्म में विच कैन बी टेकन अप बाय द प्लांट्स। ठीक है, तो नाइट्रोजन किस में चेंज होती है? अमोनिया में। जो और ये काम करने के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? द एंजाइम नाइट्रोजिनेज। अब जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है उसके साथ कुछ कोफैक्टर्स एसोसिएटेड होते हैं जो उसकी एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं, और ये कोफैक्टर्स कौन से हैं? मोलिब्डेनम एंड आयरन। तो ये याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। सो कैटालिटिक रेडॉक्स, क्योंकि ये जो फिक्सेशन है ये नाइट्रोजन का जो हम पढ़ रहे हैं अमोनिफिकेशन वाला प्रोसेस, इसमें हम क्या देख रहे हैं? नाइट्रोजन जो है वो रिड्यूस हो गई, उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हुई है। सो नाइट्रोजन जो है दैट इज रिड्यूस टू अमोनिया। ठीक है, और ये काम किसने कराया? द एंजाइम नाइट्रोजिनेज। तो यहाँ पे जो कोफैक्टर्स होते हैं इस एंजाइम के साथ, दे आर द मोलिब्डेनम एंड आयरन। सो दीज आर द कोफैक्टर। तो पहला तो सही है।
दूसरा अगर हम देखें कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज फिक्स्ड बाय नाइट्रोजनेज बाय कन्वर्टिंग N2 टू NO3। नो, N2 किस में चेंज होगा, इनटू द NH3, नाइट्रोजनेज। ठीक है, नाइट्रोजनेज क्या कराएगा, अमोनिया में चेंज कराएगा नाइट्रोजन को। अगला है नाइट्रोजनेज कैन फंक्शन ऑप्टिमली ओनली इन प्रेजेंस ऑफ मोलिकुलर ऑक्सीजन। नो, दैट इज नॉट करेक्ट। जो हमारा नाइट्रोजनेज है दैट इज वेरी मच सेंसिटिव टू द ऑक्सीजन, तो इसके लिए नाइट्रोजनेज के आसपास ऑक्सीजन, मोलिकुलर ऑक्सीजन शुड बी एब्सेंट, ना कि प्रेजेंट होनी चाहिए। अगला है द ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइड्स लाइक एस्पार्जीन एंड ग्लूटामिन प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसएमिनेशन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी इज मीडिएटेड बाय फ्लोएम। तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये दीज आर मीडिएटेड बाय जाइलम नॉट बाय फ्लोएम, सो ये भी गलत हो गया। सो यहाँ से जो राइट आंसर हमारा है दैट इज द ऑप्शन बी। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ए बोटेनिस्ट एग्जामिन्स अ फ्लावर डिस्प्लेइंग जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री मतलब आपकी बाइलेटरल सिमेट्री, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री। अ सुपीरियर मोनोकार्पेलरी ओवरी, मतलब G1 और वो भी सुपीरियर ऐसे। एंड स्टेमिन्स इन डाइडल्फस कंडीशन। डाइडल्फस मतलब जो आपके स्टेमिन्स हैं दे आर ग्रुप इन 2 ग्रुप्स। एक ग्रुप में 9 है, दूसरे में क्या है आपके 9, और दूसरे ग्रुप में क्या है 1, तो डाइडल्फस कंडीशन है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये जो ओवरी है आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये क्या बनाती है, फ्रूट विच स्प्लिट्स अलोंग विद बोथ इट्स डोर्सल एंड वेंट्रल सूचर्स। ठीक है, डिड्यूस द प्लांट्स टेक्सोनोमिक फैमिली एंड एग्जैक्ट मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्रूट। तो यहाँ से आपको कुछ बातें तो पहले से ही पता होनी चाहिए कि जो ये है डाइडल्फस कंडीशन, मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, और जो ओवरी है दैट इज चेंज इनटू फ्रूट। और ये फ्रूट क्या कह रहा है कि ये डेहिसेंट फ्रूट है, ये फ्रूट डेहिसेंट फ्रूट है जो कि ओपन होता है, डेहिसेंस होता है इसका, फ्रूट टूटता है और इसमें से सीड्स रिलीज हो जाते हैं। और इसका जो डेहिसेंस है दैट इज अलोंग बोथ इट्स डोर्सल एंड वेंट्रल सूचर। तो आपने कभी मटर देखा होगा, मटर का जो फ्रूट होता है, मटर की जो पॉड होती है, ये जो फ्रूट है इस काइंड ऑफ फ्रूट को ड्राई डाइसेंट फ्रूट होते हैं, इनको पोड्स कहते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा यहाँ एक लाइन सी होती है मटर में, यही सूचर है। यहाँ पे क्या होता है, ओवरी का जो डोर्सल और वेंट्रल सरफेस से फ्यूज होता है, तो जहां ये फ्यूज होता है वहां एक लाइन दिखती है जिसको हम सूचर कहेंगे, और इसी के यहाँ पे अपने मटर के दाने अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, और ये यहीं से खुलता है, ऐसे खुलता है सूचर से लोग, और फिर यहाँ से सीड्स रिलीज हो जाते हैं। तो ये कौन सी जो अपना पॉड है फ्रूट, ये किस वाली फैमिली के अंदर बनता है, तो हमें पता है ये फैमिली फैबेसी फैमिली है। और ये जो प्लांट्स होते हैं दे आर द लेग्यूमिनस प्लांट्स, एंड जो इनका फ्रूट है दैट इज कॉल्ड द पोड। तो ये मटर वाली जो फैमिली है, अगर आपको फीचर्स याद हैं तो फैबेसी फैमिली है, लेग्यूमिनस ये प्लांट्स होते हैं, और इनका जो फ्रूट है दैट इज अ पोड। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल डिस्कस इन डिटेल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इस प्रोग्राम में हमारा AIITS जो टेस्ट सीरीज है वो पूरा कंप्लीटली इंक्लूडेड है, बिल्कुल फ्री में। इन फ्यूचर हम जो नेक्स्ट का मॉक टेस्ट होगा उसको भी फ्री में इंक्लूड करवाएंगे। टेस्ट सीरीज में आपको यहाँ पर पार्ट टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट और ग्रैंड मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको 20+ मॉक टेस्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको हमारे इलाइट 1.0 प्रोग्राम में क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो हमारा टाइटल है उसी में हमने इंक्लूड कर रखा है कि आपको यहाँ पर AIITS जो टेस्ट सीरीज है उसका फ्री एक्सेस है, यहाँ पर आपको इस हमारे बैच के साथ फ्री में देखने को मिल जाएगा। और क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलता है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है ये हमने जनरली 12th और ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए हमने यहाँ पर ये डिजाइन किया है। IIT एग्जाम को ये टारगेट करता है, बट हमारे इसमें जो नेस्ट वगैरह के भी आपको कंटेंट देखने को फ्री में देखने को मिल जाएगा, बट मोस्टली हमारे IIT को टारगेट करता है। और नेक्स्ट के आपको इसमें टेस्ट सीरीज भी इन फ्यूचर फ्री में देखने को मिल जाएगी।
अब इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो ये जो हमारा प्रोग्राम है इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने को, रिकॉर्डेड सेशंस देखने को मिल जाएंगे। लेक्चर्स नहीं देखने को मिलते, इसमें आपको सेशंस देखने को मिलते हैं। चैप्टर वाइज सॉल्विंग सेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज और ईयर वाइज पीवाईक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज आपको कहीं और देखने को नहीं मिलते। प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। डाउट सॉल्विंग सेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑन डिमांड जो टॉपिक्स वगैरह होते हैं उस पर भी हम डिस्कशन आपको मीट सेशंस के थ्रू करवाएंगे। स्पेशल मेंटरशिप वगैरह भी, इसमें सारी मेंटरशिप वगैरह भी इस कोर्स में हमने यहाँ पर इंक्लूड कर रखी है, ये आपको ध्यान में रखना है। टेस्ट सीरीज में आपको यहाँ पर पार्ट टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट और ग्रैंड मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अराउंड आपको ये ओवरऑल 20 टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा मेंटरशिप वगैरह आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगा। एडिशनल चीजों में हम बात करें तो यहाँ पर आपको हमारी ई बुक्स का एक्सेस देखने को मिल जाएगा और भी बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पर हमारे इस प्रोग्राम में देखने को मिल जाएंगे। इस प्रोग्राम के अगर हम प्राइस की बात करें तो आपको ये बेस्ट प्राइस में यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है। मे बी इन फ्यूचर ये प्रोग्राम थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाए।